अध्याय 5 धनवान बनना बनाम धनवान बने रहना। अच्छे निवेश का मतलब आवश्यक रूप से अच्छे निर्णय लेना नहीं है। आवश्यक यह है कि आप नियमित रूप से गड़बड़ न करते रहें। धनवान बनने के लाखों तरीके हैं और यह कैसे करना है इस पर अनेकों किताबें भी उपलब्ध है, लेकिन धनवान बने रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, थोड़ी मितव्ययिता और असुरक्षा का मिश्रण। और यह एक ऐसी मुद्रा है जिसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते। आइए दो निवेशकों की एक छोटी कहानी के साथ शुरुआत करते हैं। उनमें से दोनों ही एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन लगभग एक शताब्दी पहले उन दोनों के रास्ते आपस में दिलचस्प रूप से टकराए। जैसे लिवरमोर अपने समय में महानतम स्टॉक ट्रेडर थे। उनका जन्म 1877 में हुआ, जब लोग जानते भी नहीं थे कि ट्रेडिंग क्या है। वे एक पेशेवर ट्रेडर बन गए। 30 वर्ष की उम्र में उनकी संपत्ति मुद्रास्फीति समायोजित होने के बाद 100 मिलियन थी। 1929 में जैसे लिवरमोर विश्व के सबसे जाने माने निवेशकों में से एक थे। उस वर्ष स्टॉक मार्केट में आई गिरावट, जिसने महामंदी की शुरुआत की, उसने इतिहास में लिवरमोर की विरासत को भी सुदृढ़ कर दिया। अक्टूबर 1929 में एक सप्ताह में स्टॉक मार्केट में 1/3 से अधिक मूल्य का सफाया हो गया, जिसके दिनों को बाद में काला सोमवार, काला मंगलवार और काला गुरुवार नाम दिया गया। लिवरमोर की पत्नी डोरोथी काफ़ी डरी हुई थी जब उनके पति 29 अक्टूबर की शाम को घर पहुंचे। वॉल स्ट्रीट के सट्टेबाजों के आत्महत्या करने की खबरें पूरे न्यूयॉर्क में फैल रही थी। उन्होंने अपने बच्चों के साथ रोते हुए जेसी का दरवाजे पर स्वागत किया और अपनी माँ इतनी व्याकुल थी कि वे दूसरे कमरे में बंद होकर रो रही थी। जीवन लेखक टॉम रूबिथॉन के अनुसार जेसी कुछ पलों तक हक्के बक्के होकर वहीं खड़े रहे, यह समझने से पहले कि आखिर हो क्या रहा था। फिर उन्होंने अपने परिवार को यह खबर सुनाई, भाग्य की दरकरार और मौलिक सूझ से वे स्टॉक मार्केट में गिरावट पर दांव लगा रहे थे। आपका मतलब हम बर्बाद नहीं हुए? डोरोथी ने पूछा। नहीं प्रिय, आज मेरी ट्रेडिंग में सबसे अच्छा दिन था। हम शानदार ढंग से अमीर हो गए और जो भी चाहिए वह कर सकते हैं, जेसी ने कहा। डोरोथी दौड़कर अपनी माँ के पास गई और उन्हें चुप होने को कहा। एक ही दिन में जेसी लिवरमोर ने $3 बिलियन से भी अधिक के बराबर की कमाई की। स्टॉक मार्केट के इतिहास में सबसे खराब महीने में से विश्व में सबसे धनवान लोगों में से एक बन गए। जब लिवरमोर का परिवार इस अद्भुत सफलता का जश्न मना रहा था, एक दूसरा व्यक्ति निराशा में वॉल स्ट्रीट की गलियों में भटक रहा था। अब्राहम एक करोड़पति रियल एस्टेट निर्माता थे, जिन्होंने 1920 के तूफानी दशक में काफ़ी समृद्धि प्राप्त की। जैसे ही अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी, उन्होंने वही किया जो वस्तुतः हर दूसरे सफल न्यूयॉर्क निवासी ने किया, स्टॉक मार्केट की बढ़ती कीमत पर जमकर दांव लगाया। 26 अक्टूबर 1929 को द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक लेख प्रकाशित किया, जिसने 2 पैराग्राफ में एक दुखद अंत दर्शाया, और वह, जैसा ही हम जानते हैं, अब्राहम जर्नस्की का अंत था। यहाँ हम एक अंतर देख सकते हैं। अक्टूबर 2029 की गिरावट ने जैसे लिवरमोर की विश्व में सबसे धनवान लोगों में से एक बना दिया, वहीं इतना अब्राहम जर्मांस्की को बर्बाद कर दिया और शायद उनकी जान भी ले ली। लेकिन अगर 4 साल आगे बढ़ें तो इनकी कहानियाँ फिर एक दूसरे से टकराती हैं। अपने 1929 के व्यवसाय के बाद लिवरमोर ने अधिक आत्मविश्वास से बड़ा निवेश किया। यह उनके घर से ऊपर चला गया और वे बढ़ते कर्ज में डूब गए और फलतः स्टॉक मार्केट में सब कुछ गंवा बैठे। दिवालिया और शर्मिंदा होकर वे 1933 में 2 दिन के लिए गायब हो गए। उनकी पत्नी उन्हें ढूंढने निकली। जेसी एल लिवरमोर 1100 पार्क एवेन्यू में रहने वाले स्टॉक मार्केट ऑपरेटर लापता हैं और उन्हें कल दोपहर 3 बजे से देखा नहीं गया, द न्यूयॉर्क टाइम्स ने 1933 में लिखा। वे वापस लौटे, लेकिन उनका रास्ता तय हो चुका था। लिवरमोर ने अंत में अपनी जान ले ली। समय अलग अलग था, लेकिन जर्मांस्की और लिवरमोर में एक समानता थी, वे दोनों धनवान बनने में बहुत अच्छे थे और धनवान बने रहने में उतने ही खराब। अगर आप सोचते हैं कि धनवान शब्द आप पर लागू नहीं होता, इसे अवलोकन से मिली सीख सब पर लागू होती है। और आय के हर स्तर पर संपत्ति प्राप्त करना एक बात है और इसे बनाए रखना दूसरी बात।
उत्तरजीविका मानसिकता को वास्तविक संसार में लागू करने के लिए 3 बातों की परख आवश्यक है। 1. बड़े प्रतिफल चाहने से अधिक मैं आर्थिक रूप से अटूट होना चाहता हूँ, और अगर मैं अटूट हूँ, मुझे लगता है कि मुझे बड़े प्रतिफल मिलेंगे क्योंकि मैं अधिक समय तक टिका रहूँगा, जिससे कंपाउंडिंग अपना कमाल दिखा सके। बुल मार्केट के दौरान कोई भी नगद धन रोक कर नहीं रखना चाहता। वे ऐसी संपत्ति अधिकृत करना चाहते हैं जिसका मूल्य बहुत ऊपर जाए। बुल मार्केट के दौरान नगद धन रोकने से आप रूढ़िवादी दिख सकते हैं या ऐसा अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि उस समय आप तीव्रता से इस बात से अवगत हो जाते हैं कि अच्छा माल न होकर आप कितना कुछ खो रहे हैं। कहिए कि नगद धन 1% की कमाई देता है और स्टॉक वार्षिक रूप से 10%। यह 9% का अंतर हर रोज़ आपको अंदर ही अंदर चुभता रहेगा। लेकिन अगर वही नगद धन आपको बियर मार्केट के दौरान अपने स्टॉक बेचने से रोकता है, उस नगद धन पर आपने जो वास्तविक प्रतिफल पाया 1% प्रतिवर्ष नहीं है, यह उसका कई गुना हो सकता है, क्योंकि एक बार की अंधाधुंध गलत समय की स्टॉक बिक्री को रोकने के लिए आपको आजीवन प्रतिफल में अधिक लाभ मिल सकता है, बजाय दर्जनों बड़े स्टॉक खरीदने के। 2. योजना बनाना आवश्यक है, लेकिन हर योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग यह है कि तब के लिए योजना बनाई जाए जब बनाई गई योजना काम न कर रही हो। वह क्या कहावत है, मेरे मन कुछ और है, करता कुछ और है। आर्थिक और निवेश संबंधी नियोजन विकट होता है क्योंकि यह आपको बताता है कि आपका वर्तमान आचरण औचित्य के दायरे में है या नहीं। लेकिन ऐसी कुछ ही योजनाएं होती हैं जो वास्तविक संसार में अपनी पहली मुठभेड़ के बाद टिक पाती हैं। अगर आप अगले 20 वर्षों के लिए अपनी आय, बचत, दर और प्रतिफल की योजना बना रहे हैं, उन सभी बड़ी घटनाओं के बारे में सोचिए जो पिछले 20 वर्षों में हुई, जिनका कोई भी पूर्वानुमान नहीं लगा सकता। 11 सितंबर आवास में उछाल और गिरावट, जिसके कारण लगभग 10 मिलियन अमेरिकी नागरिकों ने अपने घर गंवा दिए। आर्थिक संकट, जिससे लगभग 9 बिलियन लोगों की नौकरी चली गई। रिकॉर्ड तोड़ देने वाली स्टॉक मार्केट की रैली और कोरोना वायरस, जिसने इस किताब के लिखे जाने के समय पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। कोई भी योजना तभी सफल कहलाती है जब वह वास्तविकता की मार झेल सके, और अनिश्चितताओं से भरा भविष्य हर किसी की वास्तविकता है। एक अच्छी योजना इस तथ्य को नहीं झुठलाती, बल्कि वह इसे अपनाती है और त्रुटियों के लिए स्थान बनाती है। जितना अधिक आप किसी योजना के विशिष्ट पहलुओं को वास्तविक होते देखना चाहते हैं, उतना ही क्षीण आपका आर्थिक जीवन हो जाता है। अगर आपकी बचत योजना में त्रुटियों के लिए इतना पर्याप्त स्थान है कि आप यह कह सकें कि अगर अगले 30 वर्षों तक मार्केट प्रतिफल 8% हो तो बहुत बढ़िया होगा, लेकिन अगर यह प्रतिवर्ष 4% भी रहे तो मैं संभाल लूँगा, उतनी ही अधिक मूल्यवान आपकी योजना बन जाएगी। बहुत से निवेश इसलिए असफल नहीं होते कि वे गलत थे, बल्कि इसलिए कि वे एक ऐसी परिस्थिति में बस काफ़ी हद तक ठीक थे जहाँ चीज़ों को एकदम ठीक होने की आवश्यकता थी। त्रुटियों के लिए स्थान, जिसे अक्सर सुरक्षा सीमा कहा जाता है, वित्त में सबसे अगोचर बल है। यह कई रूप से पाया जाता है। 1. मितव्ययी बजट, नियम, सोच और एक अबद्ध समय रेखा, कुछ भी जो आपके विभिन्न नतीजे के साथ सुखपूर्वक रहने दे। 3. एक संतुलित व्यक्तित्व जो भविष्य को लेकर आशावादी हो, लेकिन भविष्य में पहुंचने के लिए रास्ते में आने वाली अड़चनों को लेकर आकांक्षित अत्यावश्यक है। आशावाद आमतौर पर इस धारणा के रूप में परिभाषित किया जाता है कि सब अच्छा होगा, लेकिन यह परिभाषा अधूरी है। विवेकपूर्ण आशावाद एक ऐसी धारणा है कि संयोगानुपात आपके पक्ष में है, और चाहे बीच में कितनी भी विपत्ति का सामना करना पड़े, अंत के समय के साथ सब संतुलित होकर अच्छे परिणाम निकलेंगे। बल्कि आप ये जानते हैं, बीच में विपत्ति तो आएगी ही। आप इस बात को लेकर आशावादी हो सकते हैं कि दीर्घकालिक विकास की वक्र रेखा सही रूप से ऊपर की ओर जा रही है, लेकिन समान रूप से अवगत भी कि अब और तब के बीच का रास्ता बारूदी सुरंगों से भरा है और हमेशा भरा रहेगा। ये दो बातें परस्पर अन्वय नहीं है। यह अवधारणा कि दीर्घकाल में कुछ उत्पन्न हो सकता है, भले ही लघु काल में यह सहजता नहीं, लेकिन जीवन में अधिकतर चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं। 20 की उम्र तक एक औसत व्यक्ति अपने मस्तिष्क में लगभग आए अंतर्ग्रंथि संयोजन खो देता है जो 2 वर्ष की उम्र में उसके मस्तिष्क में थे।
जैसे जैसे अप्रभावी और अनावश्यक तंत्रिका पथ साफ होते जाते हैं, लेकिन एक औसत 20 वर्षीय व्यक्ति एक औसत 2 वर्षीय बच्चे की तुलना में अधिक होशियार होता है। प्रगति के साथ विनाश न सिर्फ संभव है, बल्कि यह अधिकता से छुटकारा पाने का एक प्रभावी तरीका भी है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि एक सट्टेबाज के लिए घमंड से बचे रहने की सीख पाने के लिए कोई भी कीमत इतनी बड़ी नहीं है। बहुत से उत्कृष्ट व्यक्तियों की बड़ी असफलताएं सीधी घमंड से जोड़ी जा सकती हैं। यह एक महंगी बीमारी है, उन्होंने कहा, हर कहीं से लेकर हंस किसी तक। आगे हम एक और पहलू देखेंगे, यह समझने के लिए कि आपदा के बीच प्रगति को समझना इतना कठिन क्यों हो सकता है।